सो हेलो वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। मैं रंजन कुमार और आज हम लोग इतिहास के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। 2024 एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या है कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। तो समझिए, पहले जर्मनी के एकीकरण एकीकरण मतलब जर्मनी को एक करने में, जो अलग अलग राज्य में जो बटा हुआ था उसको एक करने में जो है क्या क्या बाधाएं थी, क्या क्या प्रॉब्लम था। तो उत्तर लिखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। यहाँ बाधाएं होगा, ठीक है। तो प्रमुख बाधाएं क्या क्या थी, एक नंबर लिखे हैं कि लगभग 300 छोटे छोटे राज्य। जर्मनी जो है वो लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, समझ रहे हैं। 300 छोटे छोटे राज्य को एक करना, यानी कि कितना मुश्किल काम है 300 छोटे छोटे राज्यों को एक करना। फिर दूसरा नंबर है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। विषमताएं मतलब अंतर। यहाँ सब राज्य में जो है राजनीतिक और सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में जो था अंतर था, मतलब अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग समाज के लोग थे। फिर तीसरा नंबर, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, देशभक्ति की भावना का अभाव था। ये भी एक बाधा था जर्मनी के एकीकरण के लिए, कि लोग चाहता ही नहीं है कि मेरा देश आज़ाद हो, जैसे मतलब एक हो। तो कैसे एक होगा। फिर 5 नंबर 4 नंबर क्या है कि ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। ऑस्ट्रिया का जो है हस्तक्षेप था, ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। फिर 5वां नंबर है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी नीति, यानी कि ऐसा ऐसा नीति, ऐसा ऐसा कानून लाता था जिससे कि मुश्किल था जर्मनी का एकीकरण करना। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग क्या है, तो उत्तर देखिए कि ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के 1815 से 1848 तक के शासनकाल को मेटरनिक युग कहते हैं। 1815 से 1848 तक के शासनकाल को जो ये जो शासन ऑस्ट्रिया का चांसलर बना रहा 1848 तक को, 1815 से 1848 तक के काल यानी कि समय को मेटरनिक युग कहा जाता है। फिर कह रहा है कि मेटरनिक जो है निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था। निरंकुश मतलब कोई भी उस पे अंकुश लगाम नहीं लगा सकता, कोई रोक नहीं सकता उसको, कोई भी नियम कानून लगाने से, कोई भी काम करने से। फिर और क्रांति का घोर विरोधी था। जो भी क्रांति करता था उसको बहुत बड़ा सजा देता था। क्रांति करने वाले लोग पसंद इसको नहीं थे। मतलब राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था। राजा के दैवी अधिकारों मतलब उसको लगता था राजा जो है एक देवता के समान होता है, उसका तुम विरोध मत करो, उसके खिलाफ नाराबाजी नहीं करो। वो देव भगवान के द्वारा भेजा हुआ दूत है जो तुम्हारे लिए यहाँ धरती पे काम कर रहा है। ये मतलब अपने आप को देवता समझते थे। राजा एक देवता के समान होता है, ऐसा इसको लगता था। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्टूबर क्रांति क्या है, यह बोल्शेविक क्रांति क्या है। तो अक्टूबर क्रांति पूछे या बोल्शेविक क्रांति पूछे, सेम आंसर लिखना है आपको, ठीक है। इसको कभी कभी नवंबर क्रांति भी पूछा जाता, इसी को नवंबर क्रांति भी कहा जाता है। तो उत्तर इसका क्या होगा कि 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक दल ने रूस के पेट्रोग्राद नामक एक शहर है, पेट्रोग्राद नामक एक शहर है रूस में, वहाँ पे जो है क्या किया कि बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र और कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया, यानी कि कब्जा कर लिया। बोल्शेविक दल जो है रूस में एक ना कोई पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, तो वही बोल्शेविक पार्टी जो है क्या किया कि 7 नवंबर 1917 को पेट्रोग्राद नामक शहर के बैंक में, डाकघर में, टेलीफोन केंद्र और कचहरी तथा और भी जो भी सरकारी भवन था उस सब जगह कब्जा कर लिया। और वहाँ का शासक जो था, वहाँ के शासक केरेंस्की भाग गया। वहाँ का जो शासक था केरेंस्की, जब ये लोग कब्जा करने लगा तो वो डर से भाग गया और शासन का बागडोर बोल्शेविक दल के हाथों में आ गई। जब वहाँ का शासक यानी राजा भाग गया, तब बोल्शेविक दल के हाथ में वहाँ का बागडोर आ गया, यानी कि जिम्मेदारी आ गया, वहाँ का शासन का जिम्मेदारी का अध्यक्ष लेनिन को बनाया था। ये हम आप लोगों को पढ़ाए हुए थे क्लास में। तो फिर कह रहा है कि इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ये बोल्शेविक दल ने ये क्रांति किया था और सब जगह कब्जा कर लिया था, इसीलिए इसको बोल्शेविक क्रांति कहा जाता। और
क्योंकि पुराने कैलेंडर के अनुसार यह क्रांति 25 अक्टूबर 1917 को हुई थी। देखिए यहाँ लिखे हैं 7 नवंबर 1917 को, लेकिन रूस का पुराना कैलेंडर के अनुसार जो है ना ये क्रांति 25 अक्टूबर को हुआ था 1917 में, लेकिन नया कैलेंडर के अनुसार ये 7 नवंबर बता रहा है। तो इसीलिए इसको अक्टूबर क्रांति क्रांति भी कहा जाता है, क्योंकि ये पुराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर 1917 को ये क्रांति हुई थी। इसलिए वही कह रहा है कि इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। तो यही था अक्टूबर क्रांति। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन, देखा चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन के बारे में बताएं, या चंपारण आंदोलन कब हुआ तथा इसके क्या कारण थे। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे, हम ऐसे लिख दिए हैं कि यही चीज लिख दीजिएगा तो तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। कोई भी क्वेश्चन दे दे सेम चीज लिख दीजिएगा, ठीक है। तो उत्तर सुनिए कि बिहार के चंपारण जिले में अंग्रेजों ने नील की खेती के लिए 3 कठिया व्यवस्था लागू किया था। मतलब बिहार के चंपारण जिला में जो है अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लागू किया, एक नियम लागू किया कि क्या कि जिसके अनुसार प्रत्येक किसान को अपनी कुल भूमि के 3/20 हिस्से पर यानी नील की खेती करनी होगी, नील का खेती करना होगा, ठीक है। और इसी व्यवस्था के खिलाफ जो है 1917 में गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह शुरू किया गया या आंदोलन शुरू किया गया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह या आंदोलन कहा जाता है। अब ये पूछेगा कि इसका क्या कारण था, देखिए हम कारण यहाँ दे दिए ना कि नील की खेती के लिए जो नियम या जो व्यवस्था लागू किया था अंग्रेजों ने, उसी के लिए जो है यह आंदोलन हुआ था। नील की खेती करने से क्या होता है ना कि खेत का उपजाऊ क्षमता कम हो जाता है, इसीलिए जो है किसान ये खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती बोलता था नहीं, जितना जमीन है उसके 3 बटे हिस्से पर जो है आपको नील की खेती करना होगा। तो ये जो अत्याचार हो रहा था इसके खिलाफ जो है 1917 में गांधी जी ने जो है सत्याग्रह या आंदोलन शुरू किया। इसी को सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन कहा जाता है। और ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि गांधी जो है सबसे पहला सत्याग्रह या पहला आंदोलन कहाँ स्टार्ट किया, तो यही चंपारण सत्याग्रह अब बिहार से ही स्टार्ट किए थे। 5 नंबर क्वेश्चन है औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। ये क्वेश्चन देखिए 2021, 20, 19, 18, 15 में पूछा है ये क्वेश्चन। रेड कलर में देखिए यहाँ लिख दिए हैं बीच में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, मतलब पहले क्वेश्चन समझिए। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया, यानी कि जब बहुत सारा उद्योग फैक्ट्री वगैरह जब खुल गया तो इससे मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। आजीविका मतलब जिस भी काम से जो है वो अपना पेट भर रहा, परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उसमें उसको क्या प्रभावित हुआ या क्या प्रभाव पड़ा। तो उत्तर कि औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप बड़े बड़े कारखाने का स्थापना किया गया। तो ये औद्योगिकरण में बड़ा बड़ा कारखाना का स्थापना किया गया, जिसके कारण घरेलू उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए। यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिएगा। जिसके कारण घरेलू उद्योगों के मालिक, घरेलू उद्योग मतलब जो था, जो उद्योग घर में लोग जो काम करते थे, जैसे पहले कपड़ा सीते थे घर में और बेचते थे, वो सब काम अब नहीं कर पाने लगा लोग। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा जब कारखाना खुल गया, फैक्ट्री खुल गया, तो वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़ा बनने लगा और जल्दी बन जाने लगा और सस्ता में मिलने लगा। तो लोग ये घरेलू उद्योगों को जो है, घरेलू सामानों को उतना नहीं खरीदने लगा। तो जिससे क्या होगा कि घरेलू उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए, वो भी काम करने लगे। यहाँ फुल स्टॉप दे दीजिए, पूर्ण विराम दे दीजिएगा। कारखानों में मजदूरों से 16 से 18 घंटे तक काम करवाता था, और कारखाना जब खुला ना तो वहाँ पे मजदूरों से 16 से 18 घंटा तक काम करवाता था, और मजदूरी बहुत कम देता था, जिससे मजदूरों की स्थिति बहुत खराब हो गई। तो ये हुआ औद्योगिकरण का परिणाम कि मजदूरों का स्थिति जो है ना बहुत खराब हो गया। उससे 16 से 18 घंटा काम करवाता था और मजदूरी बहुत कम देता था। अतः औद्योगिकरण का मजदूरों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। बस इतना ही लिखना है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। कैसे? जन मतलब होता है जनता या लोगों का आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, जैसे शहरी, ग्रामीण, किसान, मजदूर
आदि ने पहली बार बड़ी संख्या में भाग लिया था। इससे पहले किसी भी आंदोलन में इतना भीड़ नहीं हुआ था, इसलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो बस इतना सिंपल से लिखे हैं कि पढ़ के समझ में आ जाएगा। समझाने का इसमें है क्या कि इसको प्रथम जन आंदोलन क्यों कहा गया कि इस आंदोलन से पहले कभी भी इतना ज़्यादा जनसंख्या में लोग आंदोलन में भाग नहीं लेता था। इतना भीड़ किसी भी आंदोलन में नहीं हुआ था जितना इस आंदोलन में हुआ था। हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया था, शहरी हो चाहे गांव के लोग हो चाहे किसान या मजदूर हो, सब ने बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया था। इसीलिए इसे प्रथम जन आंदोलन कहा जाता है। तो आज भर के लिए इतना ही। बाय।